Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. Actually, in the previous class, we completed. There are so many topics which is already important, but today I am going to study about the most important topic of the gravitation, and that is a motion about the planets. I mean, sometimes Somalian it is also known as planetary motion, and one of the very famous personality, एक ऐसे बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जिन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में स्टडी करके उसके इंफॉर्मेशंस को गेन करके और तब उन्होंने जो रूल दिया उसे ना आज के डेट में केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं। केपलर्स लॉ, और चूंकि यह केपलर्स लॉ है किसके बारे में, तो प्लैनेट्स के बारे में, इसलिए इसे ना प्लैनेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस केपलर्स लॉ इज आल्सो नोन एज प्लैनेटरी मोशन एंड इट इज प्रपोज्ड बाय जोहान्स केपलर। नाम था उनका जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने प्लैनेट के मोशन के बारे में उन्होंने अपने डीप स्टडी के बेसिस पर उन्होंने बताया कि प्लैनेट्स ना मोशन में कैसे हैं। एक्चुअली जब इस सोलर सिस्टम के बारे में बात की जाएगी, सोलर सिस्टम के मोशन के बारे में बात की जाएगी, तो हम ये हमारा सारा जो जैसे अर्थ है या दूसरे जो मून है या जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है, इन सभी के बारे में एप्लीकेबल होगा। तो आप इस जोहान्स केपलर ने कहा कि ये जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वह ना इलिप्टिकल है, एलिप्स टाइप का है। तो तुम्हें यह समझना होगा कि यह एलिप्स क्या। एक्चुअली एलिप्स एक प्लेन है, मतलब कर्व है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है कि इसे ना जब 11th में कोनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चैप्टर होता है कोनिक सेक्शन, जिसमें उसी की इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इस सब के बीच में कुछ रिलेशंस हो, उसके बेसिस पे हम यह डिक्लेयर करते हैं कि कोई कोनिक सेक्शन किस किस तरह के हो सकते हैं। तो यह कोनिक सेक्शन जनरली तीन ही टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं पैराबोला, दूसरा एलिप्स, तीसरा हाइपरबोला। तो यह जो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है उस कोनिक सेक्शन में से, वह एक कोनिक सेक्शन है ये, इसे ना एलिप्स बोलते हैं। यह एलिप्स अंडाकार इलिप्टिकल शेप का होता है। तो हमें भी यह इंफॉर्मेशन है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम का जो शेप है वह भी ना इलिप्टिकल, अंडाकार। अब यहां इस केस में इस एलिप्स की जो इंपोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है, वो इंपोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन ये है कि इसके दो फोकस होते हैं, F1 और दूसरे होते हैं F2। यह ना इस मेजर एक्सिस, जैसे हम लोग ड्रॉ करते इस तरीका से, जो बड़ा वाला लाइन होगा वो मेजर एक्सिस होगा, और इसके जो छोटे हो जाएंगे वो रहेंगे, उसे माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो इस मेजर एक्सिस पे यह दो पॉइंट, जिसे हम लोग इस एलिप्स का फोकस बोलते हैं, और दोनों ही फोकस जो है, यह फोकस का प्लूरल होता है, इसीलिए इसे फोकाई बोलते हैं, FOCI, फोकाई। इस फोकाई पे अब यहाँ इस मैथमेटिकल, मेरा मतलब है इस एलिप्स के बारे में और ज्यादा स्टडी ना करके, यहाँ जो जोहान्स केपलर ने जो दिया, जो स्टेटमेंट दिया इस प्लैनेटरी मोशन के बारे में, प्लैनेटरी मोशन, इस प्लैनेटरी मोशन के बारे में जो उन्होंने कहा, उस प्लैनेटरी मोशन को हम लोग यहां देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि यह जो इलिप्टिकल शेप का जो दो फोकाई होगा, इस दो फोकाई में से किसी एक फोकस पे
हमारा सन लोकेटेड होता है। यह देखिए यहां पर हमने एक फोकस ठीक है, यहां पर एक फोकस पे इसका सन होता है। अब जो दूसरा फोकाई है उसे आप दिखाओ ना दिखाओ बताओ ना बताओ, इट डजंट मैटर, बट मेन मैटर इज दैट the according to the Johannes Kepler the first law of their planetary motion is that कि the sun is located at the one of focus of the ellipse। इस एलिप्स का जो हमारा सोलर सिस्टम जो एलिप्टिकल शेप में है उस एलिप्टिकल शेप के एक फोकस पे, ठीक है, उस एलिप्टिकल शेप के एक फोकस पे जो लोकेटेड है वो है हमारा सन, और दूसरा फोकस एज इट इज जैसे है वैसे ही। पहला स्टेटमेंट हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? लोकेशन ऑफ सन के बारे में, सन कहां पर लोकेटेड है उसके बारे में, लोकेशन ऑफ सन दीजिए फर्स्ट का लोकेशन क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट यह हो सकता है अकॉर्डिंग टू जोहान्स केपलर द सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ इट्स फोकी, दैट इज द एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट। अब सेकेंड में इसने कहा है कि ये जो प्लैनेट्स हैं, जैसे प्लैनेट्स क्या करते हैं तो इस एलिप्टिकल शेप में, इस पे या जो एलिप्टिकल शेप हुआ जो ऑर्बिट्स हुआ इसके चारों तरफ जिसमें घूमना है, इस पर वह प्लैनेट्स मूव करेंगे। तो मान लीजिए कि यह प्लैनेट ना एक टाइम पे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से है प्लैनेट, यह मूव करते हुए यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ऐसे मूव करते हुए वहां चला जाए। तो अब यहां से ये जो इसके जो एरियाज है देख रहे हैं आप, यहां से ये ऐसे, तो ये जो एरिया कवर किया, ठीक है, इस एरिया को कवर करने में कुछ तो टाइम लगा हुआ होगा, बिल्कुल लगा होगा। अब वही प्लैनेट अगर यहां पर आ जाता है मूव करके, यहां पर ऐसे आ जाता है, तो ये देखो आप यहां से ऐसे, तो ये इस टाइप से एरिया इधर भी होगा, वही प्लैनेट के इस एरिया, मतलब इसका नाम दे देते हैं A1 और यहां पे देते हैं A2। तो यह A1 एरिया को कवर करने में जितना टाइम यह ले रहा होगा प्लैनेट, उतना ही टाइम उस A2 एरिया को भी कवर करने में लेगा अगर A1 = A2 हो तो। इसका मतलब यहां पर यह होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट का वो ये है, द प्लैनेट्स rotating around the sun will always takes equal amount of time to sweep out equal amount of area। जो इसका एरिया है वह इक्वल एरिया होगा, मतलब अगर 100 मीटर स्क्वायर का एरिया हो, 100 मीटर स्क्वायर का, तो दोनों ही अगर 6 मीटर स्क्वायर के एरिया बनाते हैं, उस एरिया को कवर करने में इक्वल टाइमिंग लेगा। दूसरे लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो इक्वल sweeps out equal amount of time, equal amount of area in इक्वल टाइम, स्वीप्स आउट उसको बोलते हैं। स्वीप्स आउट इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब इससे जो लॉ जो तुम्हारे सामने आ रहा है, जिस स्टेटमेंट का जो रिवीलिंग है, जो रिवील कर रहा है, जो नेचर को बता रहा है, वो ये है कि जब यह प्लैनेट सन से दूर होगा, जब यह प्लैनेट यहां सन से दूर होगा, तो यह ना सन से दूर होगा तो कैसे चलेगा? स्लोवर चलेगा। और जब यह प्लैनेट सन के पास आ जाएगा तो यहां पर फास्टर चलेगा।
क्योंकि देखिए यहाँ जो सन को एक्चुअली जो चलना है वो तो इसी पाथ पर चलना है ना, इतना ही पाथ, और ये पाथ और यहाँ का ये पाथ देखिए ज्यादा है ना, तो इसलिए उतना ही टाइम में इसको कवर करना है जितना टाइम में इसको कवर करेगा। तो ये इधर स्लोअर होगा और इधर यह फास्टर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो थर्ड लॉ उन्होंने कहा, थर्ड स्टेटमेंट जो कहा कि द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर टाइम। इसको अगर मैथमेटिकली हम लोग कहें कि इसका जो r है, मतलब रेडियस, जो रेडियल डिस्टेंस में r इज क्यूब ऑफ t स्क्वायर। इसका जो डिस्टेंसेस देख रहे हो आप, जो मेजर एक्सिस का सबसे बड़ा जो डिस्टेंस होगा वो मेजर एक्सिस का होगा, तो वह उसके क्यूब का, उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर टाइम स्क्वायर। इसको अगर हम लोग आगे में यूज करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r क्यूब, और यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग रिमूव करते हैं तो वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं, इज इक्वल्स टू अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप डालोगे तो यहाँ पर हम दूसरा डाल कर यहाँ लिख ही देते हैं कांस्टेंट, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू टी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो r क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। ठीक है, यह तीन लॉ है इस केपलर्स के, केपलर्स लॉ जिसे बोलते हैं, दिया हुआ है जोहान्स केपलर के अनुसार। और जोहान्स केपलर जो है वह एक एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियन है। यहाँ इस जोहान्स केपलर के इस लॉ पर हमें एग्जामिनेशन में पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय केपलर्स लॉ, तो लिखेंगे द केपलर्स लॉ इज प्रपोज्ड बाय जोहान्स केपलर एस्ट्रोनॉमर्स। अकॉर्डिंग टू केपलर्स द shape of our orbital or the solar system is elliptical. In this there are two foci. In this there are two foci is available, whereas our sun is located at one of its foci and the remaining planets are revolving around them. Okay, and the next statement is the planets will sweep out the equal amount of area in equal amount of time. सेकेंड स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट जो द r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट्स टू कवर ऑफ द एरिया। जिसे मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अब देखिए ऐसा इसे क्लास में अब तुम लोगों से जो क्वेश्चंस का ये करके इसे हम ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, और जो नेक्स्ट डे होगा, क्योंकि अपने जो होमवर्क है इस होमवर्क में स्टडी केपलर्स लॉ, स्टडी केपलर्स लॉ क्या है उसे स्टडी कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउ डिड न्यूटन गेस द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन न्यूटन मेंशन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू, जैसे ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने जो लिखा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय d स्क्वायर। ये d स्क्वायर मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d स्क्वायर। यह कैसे आया, न्यूटन कैसे इसको गेस कर पाया, इस चीज को हम लोग ना अगली क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही पढ़िए, और इस चीज को अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो उसे पूछिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और वो होगा हमारा हाउ डिड न्यूटन गेस यूनिवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, अब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।